नमस्कार दोस्तों, आर के साइंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 और 8 की। दोस्तों ये जो दोनों चैप्टर हैं इनसे टोटल क्वेश्चन आएंगे 2 और 2 प्रश्न जो आपके आएंगे वो भी लघुत्रात्मक जो है आएंगे। हो सकता है दोनों प्रश्न एक ही चैप्टर से आ जाएं और हो सकता है दोनों प्रश्न अलग अलग चैप्टरों से आएं। तो हम दोनों चैप्टरों की यहाँ सामूहिक क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ये जो दोनों चैप्टरों से 2 क्वेश्चन आने हैं वो 1.5 मार्क्स के आने हैं, यानी ये दोनों चैप्टर मिला के दोस्तों 3 नंबर के हैं, 3 नंबर के। तो यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले फसल उत्पादन, सॉरी ये गलत हो गया दोस्तों, फल उत्पादन का महत्व, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य, यानी कि चैप्टर 7 की। और उसके बाद बात करेंगे चैप्टर 8 की। चलते हैं दोस्तों। हमारा पहला जो प्रश्न है, फलों का आर्थिक महत्व समझाइए। ये ऐसे आएगा 1.5 मार्क्स का। तो फलों का आर्थिक महत्व में दोस्तों आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो याद रखना है रोजगार का सृजन, और एक रखना है दोस्तों आय का स्रोत। दोस्तों आपको पता है कि फलों का आर्थिक महत्व क्या हो सकता है। दोस्तों अगर हम किसी भी प्रकार के फलों का उत्पादन कर रहे हैं तो दोस्तों हमें वर्ष भर क्या रोजगार मिलता रहेगा। दूसरी बात, आय का स्रोत, यानी कि हमें वर्ष भर पैसा प्राप्त होता रहेगा। विदेशी मुद्रा की जो है दोस्तों प्राप्ति होगी और पूरे वर्ष भर हम किसी कार्य के प्रति लगे रहेंगे। तो फलों का आर्थिक महत्व आपको एक प्रश्न याद रखना है 1.5 नंबर का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न है हमारा यहाँ फल उत्पादन आएगा। फल उत्पादन की दृष्टि से भारत में फलों की उत्पादकता एवं उत्पादन की दृष्टिकोण से फलों के नाम बताइए। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक ट्रिक बताऊँगा जिससे आपको भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से जितने भी फल उत्पादित होते हैं उनके मैं टॉप 3 फलों के आपको नाम बता देता हूं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है दोस्तों। एक तो आपको आंख, एक ट्रिक याद रखनी है आंख, ANK, ये तो हो गई आंख। और एक ट्रिक आपको याद रखनी है दोस्तों कान। इन दोनों ट्रिकों से आपके दोनों प्रश्न जो है दोस्तों, दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो एक मैं बात करूं आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से अग्रणी फल, और एक मैं बात करूं उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी फल। अब दोस्तों आंख से हम कैसे देख सकते हैं, क्षेत्रफल को देख सकते हैं, यानी किसी क्षेत्र को देख सकते हैं। तो आंख हमारी ट्रिक हो जाएगी दोस्तों, मैं यूं लिख देता हूं ANK, यानी कि आम, नींबू और केला। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे जो है दोस्तों अग्रणी फल वो हो जाएंगे। सबसे पहला तो हो जाएगा आम, दूसरा नींबू और तीसरा हो जाएगा दोस्तों हमारे केला। उसके बाद मैं बात करूं उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी फल, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कान। तो मैं यूं लिख देता हूं कान, यानी कि केला, आम और नींबू, ये आपके उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी फल हो गए। दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, कहीं मिलेगी नहीं। उत्पादकता की दृष्टि से अग्रणी फल कौन सा है? उत्पादकता दोस्तों आपके दे नहीं रखा है 12th में, यहाँ आपका राइट आंसर आएगा पपीता। ठीक है, तो आपके पूछा गया है फल उत्पादन की दृष्टि से भारत में अग्रणी फल, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से, तो आपको ये याद रखना है।
आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में फल उत्पादन का भविष्य बताइए। दोस्तों मैं जब इस चैप्टर को पढ़ाता हूँ तो एक ही लाइन में इसका उत्तर बताता हूँ। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में फल उत्पादन का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है। यानी कि आप अगर फल उत्पादन कर रहे हो, फल उत्पादन अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो दोस्तों, राजस्थान में परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं, यानी कि जलवायु स्थितियाँ जो है राजस्थान की भिन्न भिन्न है। यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों पर दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार के फलों की खेती की जा सकती है। जैसे संतरा की खेती कहाँ करते हैं दोस्तों? झालावाड़ में, झालावाड़। आम उदयपुर। अमरूद सवाई माधोपुर। ऐसे ही मैं बात करूं सीताफल उदयपुर। यानी कि दोस्तों राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में फल उत्पादन के भविष्य की मैं बात करूं तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में फल उत्पादन का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग परिस्थितियां, जलवायु परिस्थितियां होने के कारण अलग अलग प्रकार के फलों की खेती की जा सकती है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के फलों की खेती की जा सकती है, जिससे वर्ष भर आय मिलती रहती है, वर्ष भर रोजगार मिलता रहता है। तो आपको क्या याद रखना है? फल उत्पादन का भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है। चलते हैं आगे। फलों का धार्मिक महत्व लिखो। दोस्तों आपको पता ही है, फल और फलों को हम किस पे चढ़ाते हैं? भगवानों पर। और कौन कौन से भगवानों पर क्या क्या चढ़ाया जाता है? ऐसा कि आपको पता है बील पत्र को किस पे चढ़ाते हैं? भगवान शिव जी पर चढ़ाया जाता है। पहला पॉइंट यह हो गया कि बील पत्र जैसे फलीय पौधों के पुष्पों को या पत्तों को हम किस पे चढ़ाते हैं? भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों? केले जैसे फलों के पत्तों को हम शादी विवाह आदि के मंडप बनाने हेतु काम में लेते हैं। केले के पत्ते शादी में मंडप बनाने के लिए मंडप हेतु। उसी प्रकार आम जैसे फलों के पुष्पों को या आम जैसे फलों के पौधों को, पत्तियों को किसके लिए काम में लेते हैं? घर के बाहर बंदरवार, या आप जो भी कहते हैं, बंदरवार बनाने के लिए आप किसको काम में लेते हैं? आम के पत्तों को। तो इस प्रकार फलों का क्या है दोस्तों? धार्मिक महत्व जो है हो जाएगा। आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, नारियल एक प्रकार का फल है। नारियल के फलों को भगवान पर चढ़ाने, पूजा अर्चना आदि के लिए काम में लिया जाता है। आगे चलते हैं। विटामिन ए व सी की कमी से होने वाले रोग व स्त्रोत। दोस्तों विटामिन ए और सी, विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी रोग। और विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्वी। रतौंधी रोग में दोस्तों अंधापन हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। यानी अपन यूँ कहते हैं कि किसी को रतेंदो आना। तो इसमें होता क्या है दोस्तों? दिखता नहीं है, रात को नहीं दिखता है दोस्तों। और स्कर्वी में त्वचा फट जाती है। इनके स्रोतों की मैं अगर बात करूं तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है दोस्तों आम है। आम, इसमें 4800 IU विटामिन ए पाया जाता है। तो आम, पपीता आदि। और विटामिन सी के स्रोतों की मैं बात करूं तो जितने भी खट्टे फल हैं दोस्तों, आपके विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। आपके सिलेबस में सबसे उपयुक्त विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, वो है आपके आंवला, नींबू, संतरा आदि। ये आपके विटामिन ए और सी से होने वाले रोग वे क्या हो गए दोस्तों? स्रोत हो गए। आगे चलते हैं। राजस्थान में आम, अमरूद तथा आंवला, संतरा, किन्नू, खजूर, बेर तथा सीताफल में अग्नि जलों के नाम लिखिए।
दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बता दिए थे, मैं फिर से बता देता हूँ। आम आपके सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उदयपुर में, उदयपुर। आपके अमरूद की मैं बात करूँ, अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। अगर आपके मैं आंवले की बात करूं, आंवला जो है दोस्तों आपके हो जाएगा बाड़मेर में। अगर मैं बात करूं आपके संतरा की, तो संतरा हो जाएगा दोस्तों झालावाड़ में, झालावाड़। उसी प्रकार मैं बात करूं किन्नों की, तो किन्नू हो जाएगा आपके गंगानगर हनुमानगढ़ में, गंगानगर हनुमानगढ़। बेर की मैं अगर बात करूं, तो बेर हो जाएगा आपके, पहले तो जयपुर में होता था दोस्तों, और अब मैं एक और बता देता हूं आपको, बीकानेर, बीकानेर। और एक और रह गया दोस्तों सीताफल। सीताफल की अगर मैं बात करूं, तो सीताफल हो जाएगा आपका उदयपुर, उदयपुर राजसमंद में सबसे ज़्यादा सीताफल होता है। चलते हैं आगे। ये थे दोस्तों आपके चैप्टर 7 के। अब मैं बात करूंगा चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न पूछा है अलैंगिक प्रवर्धन के लाभ। दोस्तों लैंगिक या अलैंगिक दोनों में से किसी भी प्रवर्धन के लाभ या हानि कुछ भी पूछ सकता है, तो यहाँ हमारे पूछा गया है अलैंगिक प्रवर्धन के लाभ लिखिए। तो दोस्तों सबसे पहला लाभ तो क्या हो जाएगा? इच्छित किस्में बनाई जा सकती हैं, इच्छित किस्में बनाई जा सकती हैं। दूसरा हो जाएगा उपयुक्त गुणों व लक्षणों में सुधार किया जा सकता है, लक्षणों में सुधार किया जा सकता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो हो जाएगा अलैंगिक प्रवर्धन से अधिक उपज देने वाली किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। कम समय में पककर तैयार होने वाली किस्में प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार आपके अलैंगिक प्रवर्धन के दोस्तों लाभ हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्पाकार दाब विधि को चित्रित कीजिए। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ दोस्तों, सर्पाकार दाब विधि देखिए दोस्तों, या तो पूछेगा सर्पाकार, या पूछेगा मिश्रित, या पूछेगा ट्रेंच। इन तीनों विधियों में से एक क्वेश्चन फिक्स है, तो यहाँ पूछी गई है सर्पाकार दाब विधि। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये आपके कोई भी वृक्ष हो गया, ये इसकी शाखाएं हो गई। इस विधि में क्या करते हैं दोस्तों, इस विधि में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मान लो ये जो शाखाएं हैं, तो ये जो शाखाएं होती हैं इसे भूमि में क्या कर देते हैं दोस्तों, दबा देते हैं। ऐसे करके दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, भूमि का तल हो गया। भूमि में दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इसका छिलका निकाल लेते हैं, यहाँ से इसका छिलका निकाल लेते हैं। और कुछ दिनों बाद देखते हैं दोस्तों क्या होता है, यहाँ से कुछ छोटे छोटे जड़ें जो हैं दोस्तों निकलने लग जाती हैं। तो इस प्रकार आपके सर्पाकार दाब विधि द्वारा कोई नया पौधा तैयार होता है। जैसे कि यहाँ मैं नामांकित की बात करूँ, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी दोस्तों, जड़ें हो जाएंगी। ये आपका मुलायम भाग हो जाएगा। ये आपकी नई जड़ें हो जाएंगी, या विकसित पौधा कह सकता हूँ। और ये जो दोस्तों, ये भूमि का क्या है, तल हो जाएगा, भूमि का तल। इस प्रकार दोस्तों सर्पाकार दाब विधि द्वारा हम नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊतक संवर्धन को समझाइए। देखिए दोस्तों, ऊतक संवर्धन क्या होता है? ऊतक संवर्धन क्या होता है दोस्तों, पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्ती, पुष्प आदि के द्वारा अपने ही समान नया पौधा तैयार करने की विधि। यानी पौधे के
किसी भी भाग या कायिक भाग भी लिख सकता हूँ, जड़, तना, पत्ती, पुष्प द्वारा अपने ही समान नया पौधा तैयार करना, ऊतक संवर्धन। ठीक है दोस्तों, इस संवर्धन में क्या करते हैं दोस्तों, एक माध्यम लेते हैं, एक मीडियम लेंगे और उस माध्यम में दोस्तों क्या करेंगे, एक माध्यम या एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में क्या करेंगे दोस्तों, पौधे का कोई सा भी एक सूक्ष्म भाग ले लेंगे, पौधे का कोई सा भी सूक्ष्म भाग लेके इस माध्यम में रख करके नया पौधा तैयार करते हैं। ठीक है, डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगा दोस्तों, आगे चलते हैं। छल्ला कलिका इनको चित्रित कीजिए। ये दोनों ही चित्र इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से दोस्तों। छल्ला कलिका इनमें कुछ नहीं करते, ये आपका मूल ग्रंथ हो गया। ऐसे आप मूल ग्रंथ ले लेंगे। और ये इधर आप ले लेंगे दोस्तों सांकुर शाखा। दोस्तों यहाँ से छल्ले के आकार का, यानी कि मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से छल्ले के आकार का मैं क्या निकालूंगा, एक कट निकालूंगा ऐसे करके। ये वाला जो भाग यहाँ से मैंने लिया, छल्ले के आकार का भाग लेके, और इस ये जो सांकुर शाखा, यहाँ से भी मैं एक इसी आकार का, छल्ले के आकार का भाग लूँगा, इसको लाके कहाँ लगा दूँगा, यहाँ लगा दूँगा। जो क्या हो जाएगी दोस्तों, इस छल्ले को मैं इस पे पहना देता हूँ। छल्ला इस प्रकार का बनाया जाता है। इस प्रकार का एक छल्ला निकालते हैं दोस्तों, जिसको मैं सांकुर शाखा के छल्ले को मूल ग्रंथ पर लाकर लगा देता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, आपके नया पौधा जो है दोस्तों तैयार हो जाएगा। चलते हैं आगे। ऑफशूट और सकर्स में अंतर लिखिए दोस्तों। आपको जैसा कि पता ही है, ऑफशूट आपने ऐसे देखे होंगे तलवारें खजूर में, ये तो हो गया आपका खजूर, और ये क्या हो गया दोस्तों आपके, ये हो गया मान लो आपके केला। दोस्तों खजूर में जो तलवार नुमा जो शाखाएं निकलती हैं, वो तो क्या कहलाती हैं दोस्तों, सकर्स कहलाती हैं। जबकि केले से जो पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, पार्श्व शाखाएं ये नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों की तरफ निकलती हैं, ये क्या कहलाती हैं दोस्तों, सकर्स कहलाती हैं। ऑफशूट खजूर में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, और सकर्स किस में है दोस्तों, केले में है। ठीक है, चलते हैं आगे। लास्ट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है हमारा, शीर्ष वर्किंग कब उपयोग में लेते हैं दोस्तों। शीर्ष वर्किंग उपयोग में लेंगे जब किसी किस्म को इच्छित किस्म में परिवर्तित करना हो तब शीर्ष वर्किंग काम में लेते हैं दोस्तों। इसमें करते क्या हैं, ये जो आपका प्लांट है, इसके ऊपरी भाग को हटा दिया जाता है दोस्तों, और यहाँ से नई शाखाओं की वृद्धि होने लगती है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ये थे आपके चैप्टर 7 और 8 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। आगे हम हॉर्टिकल्चर के आगे वाले पार्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।